हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जो है हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लगातार कंटिन्यू करे हुए हैं। उससे 4 से 5 क्लासेस में लगातार ले चुका हूँ और ये मे बी पता नहीं 6 या 7th क्लास होगी, है ना। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स नए हैं, फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो जाके पहले से भी 4 या 5 क्लासेस जो मैंने करा रखी है उनको भी देख लीजिए, है ना। जाके वो हृदय मैथ्स जाइए, उस पर ठीक है ना, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप लोग इजीली देख लीजिएगा दोस्तों। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी रेलवे एग्जाम और सभी एसएससी के एग्जाम के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है ना। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे हैं सारे, ठीक है कि नहीं। तो ये लगाना मस्ट है आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसे कोई फर्जी नहीं करेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्त, ठीक है ना। तो हम लोग अब सीधा सीधा सवाल करेंगे दोस्त। चावल, हाँ, चावल के मूल्य में 20% देखो सारे सारे स्टूडेंट देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी से लोग 100 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं। 1 किलो चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। मूल चावल मतलब मूल कितना था। देखिए दोस्त, एक बात बताइए, मान लीजिए अगर किसी कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए 100 रुपये की मिलती है दोस्त, ठीक है कि नहीं। 100 रुपये की अगर 10 किलो मिलती है, अगर वही चीज़ अब 80 रुपये किलो हो जाए, 100 रुपये की अगर 10 किलो मिलती है, तो अगर मान लीजिए उसका प्राइस घट जाए, अगर 100 रुपये की मान लीजिए 10 किलो मिलती है, तो वो कितने रुपए की, मतलब कितने रुपए किलो है, 10 रुपये किलो है कि नहीं। अगर वो 8 रुपये किलो हो जाएगी तो आपको ज़्यादा मिलने लगेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी भी चीज़ का प्राइस घट जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हम लोग को क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लगती है। बताइए, समझ पाएंगे कि नहीं। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो चावल के मूल्य में 20% की कमी होगी। अच्छा, 20% कमी, मूल्य का मतलब होता है प्राइस दोस्तों। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर प्राइस पहले 5 था तो अभी कितना हो गया है 4। अगर प्राइस पहले 5 था तो अभी कितना हो गया 4। अच्छा, एक बात और याद रखिए, 100 रुपये में पहले भी आदमी 100 रुपये खर्चा करता था, अब भी आदमी 100 रुपये खर्चा कर रहा है, यानी आदमी ने खर्चा चेंज नहीं किया दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है कि खर्चा, पहले बताइए निकलता कैसे। खर्चा बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, है ना। खर्चा बराबर इन्वेस्ट, मतलब है ना कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, एक्सपेंड कर मतलब खर्चा कर रहे हैं। प्राइस का मतलब है कितने रुपए की वो चीज़ है, कंजम्पशन का मतलब वो कितना खर्चा करी जा रही है, ठीक है दोस्त। तो खर्चा बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन दोस्त। खर्चा नहीं चेंज किया जा रहा है, खर्चा नहीं चेंज किया जा रहा है, इस कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों कि अगर कभी भी मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा ए और बी, कोई दो संख्याएं, इनका गुणनफल कांस्टेंट है, उनका गुणनफल दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मतलब अगर इनका कांस्टेंट, तो ए जिस रेशियो में बदलेगा, बी उसका रिवर्स रेशियो में बदलेगा। बी उसके कैसे रेशियो में बदलेगा, बी उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगा। स्टूडेंट्स, ये सवाल आप लोग, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए, है ना। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्चा, क्योंकि 100 रुपये पहले भी खर्चा कर रहा था, 100 रुपये अभी भी खर्चा कर रहा है, तो मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन का प्रोडक्ट सेम है। तो जब भी दो चीज़ों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो एक चीज़ जिस अनुपात में बदलती है दूसरा उसके रिवर्स अनुपात में बदलती है दोस्तों, ठीक है कि नहीं। अगर प्राइस 5 से 4 हो गया है तो अब जो है उसको जो सामान मिलेगा कंजम्पशन, वो 4 से 5 मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, 5 से 6 हो गया ना। अच्छा, कमी हो गई है ना। प्राइस तो 4 से 5, अगर मान लो उसको पहले 4 चीज़ मिलती थी, अभी 5 किलो मिलेगा, है कि नहीं। चावल किलोग्राम खरीद सकते हैं दोस्त, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, 100 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ से 4 और 5 का अंतर कितना है, एक के हिसाब से कितना है 10 kg। तो पहले 4 दाम कितना 40, 5 50, मतलब पहले आदमी कितना किलो खरीदता था, 40 किलो खरीदता था, तो अभी कितना किलो खरीदेगा 50। तो क्या कह रहा है, 1 किलो चावल का मूल्य कितना है दोस्तों। तो 100, भाई देखिए 100 रुपये तो पहले भी लेके जाता था, 100 रुपये पहले लेके जाता था कि नहीं लाता था, और कितने किलो लाता था, 40 किलो लाता था। तो 40 ढाई एम, है ना, 2.5 टाइम्स है कि नहीं, मतलब 2.5 गुना है कि नहीं। तो ये है इसका पुराना वाला मूल्य, तो 2.5 रुपये प्रति केजी, है कि नहीं, 2.5 रुपये। चावल का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 रुपये। अगर पूछेगा अब चावल का मूल्य दोस्तों कितना हो गया है, तो अभी 100 खर्चा तो वो 100 रुपये करेगा ना दोस्त। अभी 50 किलो खरीद के ले जा रहा है, देखो 50 किलो खरीद के ले जा रहा है कि नहीं, तो 2 रुपये। अभी चावल कितने रुपये में हो गया है, 2 रुपये में हो गया है दोस्त, ठीक है कि नहीं, समझ गए होंगे दोस्त। चलिए आगे सवाल चलते, आई हो समझ में आएगा, दूसरा सवाल करते हैं। देखिए अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये ए इंटू बी बराबर सी कांस्टेंट, हमने एक 2 मिनट की सीरीज जो है उस पर जाके आप चेक करिएगा कि 2 मिनट की एक सीरीज, उसमें एक बढ़िया से अच्छे से समझा रखा है कि दो चीज़ों का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो एक चीज़ जिस अनुपात में बदलती है दूसरा उसके रिवर्स अनुपात में बदलती है ना। तो ये चीज़ आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं दोस्त। सेकंड नंबर सवाल करेंगे।
एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि करता है और फिर 18% की छूट देता है, वास्तविक मूल्य पर क्या है? अच्छा मतलब क्या छूट पूरी क्या है भाई? देखिए जब भी कोई चीज़ देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए सीपी रहा होगा, मान लो उसका, ठीक है कि नहीं? सीपी नहीं कह सकते, सीपी नहीं कह सकते दोस्त, है ना? मान लीजिए कोई भी चीज़ एक्स रुपए की रही होगी, है ना? एक्स रुपए, उस पर एक्स ना मानो 100 मान लो, 100 रुपये रहा होगा, ठीक है कि नहीं? उसमें 8% की वृद्धि कर दिया है, मतलब इसमें 8% उसको बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया उस पर, ठीक है कि नहीं? मान लो ये सीपी था, मतलब इतना रुपए की बनी थी, 8% लिख के 8% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे उसको ये MRP हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे लिख दिया। अब उस पर 18% की छूट दे दिया, तो अब यहाँ पे बेच देगा कि नहीं बेच देगा? SP। बताइए दोस्तों। तो मतलब मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 8% बढ़ा दिया उसने, उसको वही तो MRP होती है जो लिख दिया जाता है, उस पर छूट दी गई है। तो इस पर तो बताओ कि उसका मतलब जो है वास्तविक मूल्य पर वास्तविक छूट क्या है दोस्तों? तो ये जब भी कभी चीज़ लगातार जो होता है बढ़ती या घटती है तो उसको सक्सेसिव चेंज कहा जाता है, क्रमागत प्रतिशत चेंज। और हमने 2 मिनट की एक वीडियो क्रमागत प्रतिशत चेंज पर भी बना रखी है दोस्तों, तो ठीक है ना? वो ले जाके आप क्लास अटेंड कर लेंगे ना, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वैसे इसमें भी मैंने समझा दिया है कि क्रमागत प्रतिशत चेंज क्या होता है ना? तो क्रमागत प्रतिशत चेंज के लिए फार्मूला लगता है x + y + xy अपॉन 100, ये तो ठीक है, सीधा सीधा क्या, 8% की वृद्धि करता है, तो 8 वृद्धि का मतलब पॉजिटिव साइन, और छूट देता है मतलब नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, 8 को प्लस लिखेंगे और 18 को माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस नहीं आ जाएगा? 8 इंटू 100 बराबर 8, तो 10, 18 में से 8 गिर जाएंगे, कितने बचेंगे? -10, -18 = 100, ये 18 है, सॉरी 8 नहीं है दोस्त, ठीक है ना? 18 कितना होता है? 144, 144। 100 से इधर जीरो इधर आ जाएगा कि नहीं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 10 माइनस का 11.44 माइनस की आ रही है, इसका मतलब क्या है? छूट दी गई है दोस्तों। तो यहाँ आंसर जो ओवरऑल छूट कितनी है? 11.44 की छूट है। समझ में आया? चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलेंगे दोस्त, सारे प्रीवियस ईयर दोस्त क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 9 और 126 है। यदि संख्याओं के बीच का अनुपात 2:7 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, बड़ी संख्या इसमें क्या है? बड़ी संख्या 7 है, तो आंसर जो भी आएगा 7 से कटेगा। 7 छंग 42, 7 9 63, तो सारी है दोस्त, है कि नहीं? सारी 7 के मल्टीपल है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। दो संख्याओं का मासा और लासा है ना, इतना है। एक फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, लासा इंटू मासा, है ना? फार्मूला देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू दूसरा संख्या। ये जो है एक मतलब रिलेशन है किसके बीच में? LCM SCF और दोनों संख्याओं के बीच में। दोस्तों संख्याएं देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2:7 में है, तो फर्स्ट को हमने 2x मान लिया, है ना दोस्तों? सेकंड को हमने मान लिया 7x, है ना? तो सीधा फटाफट इसमें मतलब इसमें रख देंगे हम लोग, मतलब इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। LCM की जगह होगा कितना है? LCM के दोस्तों कितना? 126, अरे 126 इंटू 9, है ना? बराबर में कितना आ जाएगा? 2x इंटू 7x, यानी 7 के साथ तो 14x², है ना? सीधे सीधा काटेंगे, 14 9 126, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x बराबर 9 आ गया कि नहीं आ गया? तो बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या क्या है? 7x है कि नहीं? तो 7 9 कितना आ जाएगा? 63। आंसर कितना है स्टूडेंट? 63 आ जाएगा। चलिए, आई होप समझ में आएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है ना दोस्तों? चलो सबसे पहले बनाते चलते हैं साथ साथ में। मान लीजिए, अरे ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है। AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। DE जो है BC के समांतर, तो ये BC हो रहा, तो ये DE जो है BC के समांतर हमने बना लिया, है ना? AD जो है, AD अनुपात DB कितना है? AD और DB, AD और DB में रेशियो कितना दे रखा है? 7:9। तो अगर ये 7 है तो यहाँ रेशियो लगा के कितना कर लेंगे? 9। 7 रेशियो, ये नीचे वाला 9 है दोस्त, है ना? थोड़ा ऊपर लिखिए, 7:9 है। CD और BF, CD और BE, है ना? CD कहाँ है? C और ये D, और ये B और E एक दूसरे को F पर काटते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ पे काटते हैं? तो यहाँ पे ये पॉइंट F मान लीजिए। पॉइंट कहाँ मान लीजिए? F, थोड़ा सा F मान लीजिए। तो DEF क्या है? DEF ये छोटा वाला ट्रायंगल, और CBF के क्षेत्रफल, CBF इस वाले क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स एक बात आप लोग जानते हैं कि भाई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखिए, DE और F और B
और एफ और सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं दोस्तों। कैसे सिमिलर हैं? अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है? डी ई एफ और बी एफ सी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। स्टूडेंट जब भी कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें थेल्स थ्योरम लगती है। हालांकि कौन सी थ्योरम लगती है? थेल्स थ्योरम। तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, रिलेशन निकल के आता है कि जो उनकी भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है। जैसे इसमें क्या लिखा? इसकी भुजा, ऊपर वाले की भुजा स्टूडेंट्स डी ई है, और नीचे वाले की भुजा क्या? नीचे वाले की भुजा क्या है? बी सी है। बी सी, बी कहाँ लिख दिया? बी सी इनका जो स्क्वायर होगा वो इनके जो है क्षेत्रफल के बराबर होगा। ट्रायंगल त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल डी ई एफ है ना, अपॉन ट्रायंगल बी एफ सी डी ई एफ। स्टूडेंट ना थोड़ा सा इसमें अगर इधर देखते तो उधर नहीं देख पाते हैं, फिर डी ई की जगह कितना है? अच्छा स्टूडेंट देखिए, अगर ए डी 7, इधर भी 7 रेशियो है तो इसमें भी 7 का अनुपात होगा, क्योंकि जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो फिर क्या हो जाता है? उसमें रेशियो हर साइड्स का बराबर होता है स्टूडेंट। अगर ये 7 है और डी बी 9 है तो ये ए बी पूरा कितना है? 9 7 16। 9 भाई स्टूडेंट्स ए डी 7 था और ये बी डी 9 था, है ना। तो अगर हमको ए बी पूरा निकालना पड़ेगा तो 9 7 16 यूनिट आएगा कि नहीं? यानी ए बी बड़े वाले ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसकी हर एक इसकी मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये 7 यूनिट हो जाएगी, तो ये 9 7 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 16 हो जाएगी ना। बी सी भी क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो इनका कितना मतलब भुजाओं में कितना का अनुपात है? 7:16 है। 7:16 का सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, 16 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना है? 256। आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 49:256। सीधी सीधी एक बात ये याद रख लेनी है कि अगर हमका मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो हम लोग भुजाओं का रेशियो लेकर उनका स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बिल्कुल जैसे ये एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, बारंबारता है, और ये संख्याएं एक्स, यानी 50 3 बार है, 28 4 बार है, 85 6 बार है, 40 7 बार है। तो सीधा सीधा समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। सब 50 नहीं कितना होता है? 150। देखो इस पर थोड़ा सा मैं दूर लिखूंगा। 50 नहीं कितना? ये 150। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल है ना। 28 को कितना हुई है? 8 यार 8 को 32 हासिल लेगी 3 8 11 112। और 85 छक्का 8 छंग 48, 480 5 का 30, 480 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 510 7 चौक 28 280, है ना। फटाफट क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। 2 8 2 10 5 15 के 5 हासिल लगाए, 5 2 7 8 1 9 1 10 1052, ठीक है नहीं। और इसको सिग्मा एफ से भाग कराना है। भाई आप लोग जानते हैं कि ना, भाई अगर इस तरीके की जब भी कभी फार्मूला होता तो उसमें सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ का फार्मूला लगता है कि नहीं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो ये एफ है एक्स है, तो हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं? एफ एक्स निकाल रहे हैं कि नहीं? एफ एक्स निकाल लिया है, और ये क्या निकल लिया है? ये सिग्मा एफ एक्स निकल लिया है। अब हमको सिग्मा एफ निकालना है, तो 4 3 7 7 14 14 6 20, यानी सिग्मा एफ बराबर स्टूडेंट्स कितना है? 20 है। तो हम कितना रखेंगे? 1052/20। तो आंसर कितना आ जाएगा? सीधा सीधा काट लो। 2 पंची 10, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो पीछे से 1 0 लगा दो, तो 52.6 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। कहाँ पे है? 52.6। इसमें नहीं है तो ये इसका नीचे वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि एक ऑप्शन कटा हुआ है, तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट्स कौन सा होगा? 4th ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से ये सवाल किए जाते हैं। ये 10th लेवल का एग्जाम, वैसे 10th का है सवाल स्टूडेंट्स, है ना, आता होगा। यहाँ दिया गया है वृत्त आरेख एक पत्रिका के उत्पादन में एक प्रकाशन के विभिन्न खर्चों को दर्शाता है। बाइंडिंग शुल्क और पेपर लागत के लिए सत्रों के केंद्रीय कोण के माप के बीच के कितना अंतर है? स्टूडेंट बाइंडिंग शुल्क है कितना? बाइंडिंग चार्जेस कितना है? 18%, ठीक है नहीं। और पेपर लागत 18%, और पेपर लागत पेपर कॉस्ट कितनी है? ये तो ये वाला है 10, 18 10 स्टूडेंट्स पूरा कितना हो जाएगा? 28%, ठीक है नहीं। तो क्या कह रहा है? इनके नहीं सॉरी इसका अंतर निकालना ना, केंद्रीय अंतर निकालना है ना, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 8% का अंतर है कि नहीं। कोण के माप के बीच का अंतर ज्ञात करना। हाँ, अब कोणों के बीच का अंतर मतलब यहाँ स्टूडेंट जो अधिक आंसर इसमें नहीं दे रखे हैं, आंसर कट गए हैं। आंसर इसमें जो भी आएगा वो डिग्री में आएगा। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट, ये पूरा गोला 100% है कि नहीं? अपने हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है? 360 डिग्री।
भाई ये डिग्री में तो 360 ही है, गोला 360 का है कि नहीं। और परसेंट देखिए, परसेंटेज में स्टूडेंट्स ये 100% है, और डिग्री में मतलब कोण में कितना है, 360 डिग्री का है। हमको निकालने की इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 8% सीधा सीधा रखेंगे, 100 इसके नीचे कर देंगे, 360/100 इंटू 8 फटाफट कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 6 48 के 8 आंसर लेके 4, 8 3 24, 24 4 28, पीछे से 1 0 लगा देंगे तो 28.8 डिग्री। आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 28.8 डिग्री का इसमें अंतर है। आई होप समझ में आओगे, आगे चलेंगे भाई। सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9 है, तो साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के सवाल में या तो आप इसका इससे गुणा करा लीजिए, इसका इससे गुणा करा लीजिए, या फिर सीधा सीधा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा लीजिए। स्टूडेंट इसके पहले मैंने जो क्लास ली है उसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल आराम से अच्छे से समझाया है। इस तभी तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने भाई ये क्लास मतलब पहले से अटेंड नहीं करी है, वो एक लाइन से देख लीजिए, तो उसमें बहुत आपको मदद मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सीधा सीधा मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाता हूँ, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे A/B है, C/D है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जो इधर जोड़ना है, जो काम इधर करना है, सेम काम इधर क्या कर देना है, इधर काम करना है। तो यही हमारा क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, संयोगानुपात नियम, है ना। तो देखो दोस्त, इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसमें जब लगाएंगे ना तो कैसे लगाएंगे देखिए, है ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जोड़ देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर नीचे क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे जो है माइनस माइनस मतलब माइनस है इधर, तो माइनस ये जो इधर प्लस रहेगा वो माइनस में बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 + 9 1 - 9, जो कट रहा है काट दो, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, सेक से सेक कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। इधर क्या कट रहा है भाई, सेक कट रहा है ना, हाँ सेक से सेक कट जाएगा, ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का टेन थीटा, माइनस का 2 टेन थीटा हो जाएगा, बराबर ऊपर कितना है, 9 1 10 है ना, 9 1 कितना है 10, नीचे कितना है माइनस का 8 है ना, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 पंची 10, सेक थीटा बराबर स्टूडेंट होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, cos से cos कट गया 5/4 स्टूडेंट, तो ये साइन उधर चला जाएगा, स्टूडेंट कितना बचा 1 साइन बचा, तो 4 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, यानी स्टूडेंट साइन थीटा बराबर कितना आ गया 4/5। 4 अगर लंब है तो 5 क्या है कर्ण, तो आधार बहु स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 तपलट होता है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी 4/5 ही हम वैल्यू लेंगे। स्टूडेंट देखिए, जिन बच्चों को ये नहीं आता कि क्वाड्रेंट कहीं नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 1 सेकंड टाइम लेंगे आप लोग का हम। देखिए इस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चली गई ट्रिग्नोमेट्री इस वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा आप लोग, है ना, उसमें देखिएगा जाके, क्वाड्रेंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि साइन 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा क्या होता है, 270 + थीटा होता है, किस में बदलता है किस में नहीं बदलता है, सारी चीज़ें मैंने आधा घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने एक बार वो देख लिया है ना, वो 1 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर कभी फ्यूचर में आप लोग को इस चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है, ये भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप लोग जाके वो अटेंड करिए जाके क्लास। कौन सा सवाल कर रहे थे स्टूडेंट्स, सातवां, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर, साइन थीटा की जगह है कितना 4/5। देखिए सीधा सीधा स्टूडेंट हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, टेन की जगह क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। लेकिन स्टूडेंट देखिए 4 यहाँ हम लिखेंगे तो एक सेकंड भाई, माइनस का 4/3 लिखेंगे होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, अगर प्रथम पहले चतुर्थांश में है तो माइनस का 4/3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव और साइन है कि नहीं, लेकिन टेन निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ कोई वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा होता तो माइनस का 4/3 लेना पड़ता हमको। सेम काम स्टूडेंट्स नीचे भी है, 4/5 प्लस का माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फटाफट सॉल्व करेंगे ना, इधर तो जल्दी सॉल्व करेंगे ना, 4/5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना आएगा 4/5 प्लस 16/9 बराबर है ना, 9 चुको कितना आ जाएगा, 9 चुको 36, इधर कितना था भाई 16, 16 पंचे 80। देखिए बच्चों 9 × 45 ये कट जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं, 9 चौको 36, 16 पंचे 80 और ये 45, ये उससे कट जाएगा कि नहीं आएगा, 80 में से 36 कट जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 14 इधर और 30 उधर, 4
30 40 4 44 है ना, माइनस के कितना बचेंगे 44, और नीचे कितना बचा 8 116 है ना दोस्त, 116 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 8 कट रहा है भाई, माइनस का 11 और 4 25 और 4 16 29 है ना, तो माइनस थोड़ा हट जाओ 29, ठीक है। नहीं तो आंसर कितना आएगा माइनस का 11/29। आंसर स्टूडेंट्स का कितना आ जाएगा 11/29। तो आई होप समझ में आया होगा है ना। तो माइनस 11/29। दोस्तों देखो ये सब करने में जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा तो आप लोग जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, तो गुणा भाग जितना जल्दी करेंगे टाइम आप नहीं बचा ले जाएंगे स्टूडेंट, बाकी ये तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा इतना तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है नहीं। चलिए समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल, एक दुकानदार ने एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया जाए। स्टूडेंट देखिए, जब भी छूट देने के बाद लाभ कमाया जाए, जब भी छूट देने के देखो स्टूडेंट, जब भी छूट देने के बाद लाभ कमाया जाए तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 5 मिनट का है मे बी, है ना। उसमें सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट समझाया कि जब छूट देने के बाद लाभ कमाया जाए तो वो क्या होता है लेकिन उसमें सीधा सीधा एक फार्मूला लगता है कि CP/MP, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये फार्मूला लगता है। CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। कहाँ से है अगर मैं ये भी बताना चाहूँ तो मैं बता दूंगा। देखिए दोस्त कैसे, एक सेकंड चलिए इसी में बताता हूँ। देखो चलो अच्छा बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो दोस्तों लंबा हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। देखिए जब छूट देने के बाद लाभ कमाया जाए, ठीक है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए, जैसे MRP है, MRP पे जब छूट दी जाएगी तो 100 माइनस डिस्काउंट, ये इसका SP हो जाएगा कि नहीं, सेलिंग प्राइस हो जाएगी कि नहीं। MRP पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वही सेलिंग प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस है कि नहीं, है ना। और प्रॉफिट कैसे होता है, CP पर जो प्रॉफिट होता है, CP पर जो प्रॉफिट होता है तब CP होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ है, उस है ना, ये से परसेंटेज में चल रहा है स्टूडेंट जी, क्या हम चल रहा है परसेंटेज में, यहाँ पे ये डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज में है, तो दोनों देखो SP बराबर है कि नहीं। इसका कहने का मतलब है कि MRP पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और CP पर यानी क्रय मूल्य पर लाभ कमाने के बाद भी SP आता है। इससे आपने मतलब मान लीजिए हमने कोई चीज़ बनाई है 100 रुपये की, वो चीज़ बनाई है और हमने उसको 120 रुपये में बेच दी, तो 20% का प्रॉफिट है कि नहीं, तो 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो ये देखिए 120 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। और मान लीजिए हमने उसको चीज़ को 100 रुपये की बनाई थी, उसके ऊपर 150 लिख दिया, लेकिन उस पर 30 रुपये घटा के बेच रहे हैं, तो जो उसमें हमने 30 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट दिया ना, हालांकि हमने वहाँ पे रुपये में हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो डिस्काउंट घट जाएगा उसके बाद भी तो SP आएगा। तो MRP पर डिस्काउंट देने के बाद भी क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, और CP पर जो है प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। इन दोनों को जब बराबर करेंगे या फिर इनको दोनों को सीधा सीधा ऐसे डिवाइड करा लो, है कि नहीं, तो स्टूडेंट ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा, है नहीं, तो सीधा सीधा वही रेशियो आ जाएगा जो मैंने आपको उधर बता रखा है। एक सेकंड, ठीक है ना, आप सीधा सीधा सवाल करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए CP/MP, CP/MP, तो डिस्काउंट कितना है 10% की छूट, तो 100 में से जब 10% घटाएंगे तो 90 आएगा। छूट और लाभ कितना हो रहा है 120, काट लेंगे 3 तरह का नो, 3 चौको 12, यानी CP 3 है और MRP 4 है। तो क्या कह रहा है, अगर क्रय मूल्य 3600 रुपये, यानी तीन की वैल्यू 3600 रुपये की, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 आ जाएगी। तो हमको क्या बताना है, अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 4 यूनिट है कि नहीं, 12 चौको 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 4800। एक की वैल्यू निकाल के 4 में गुणा करा दिए, आंसर कितना आएगा दोस्त 4800 रुपये। 1 सेकंड का सवाल है ये, लेकिन ये आप जो है तरीका आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे करते हैं भाई हम लोग नवा सवाल। 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8वां भाग और दूसरे भाग का 9वां भाग 5:6 के अनुपात में है। अच्छा दोस्तों देखो, अच्छा पहले भाग का 8वां अनुपात, यानी मान लीजिए ये फर्स्ट है, इसका 8वां भाग यानी 1/8, और दूसरे भाग का पहले भाग का 8वां भाग, दूसरे भाग का 9वां भाग, दूसरा भाग का मतलब 1/9। रेशियो इन दोनों का कितना बना रखा है 5:6 है, तो 5/6, तो दूसरा भाग पहला भाग ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा देखिए, जो शून्य सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। जैसे कितना आ जाएगा 9 फर्स्ट बटे 8 सेकंड बराबर 5/6, तो सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर 5 चौको 20, और 9 3 कितना आ जाएगा 27। ये फर्स्ट और सेकंड में अनुपात कितना है 20 और 27, यानी कितना आ जाएगा 47। यानी पहला भाग 20 यूनिट का है, दूसरा भाग 27 यूनिट का है, और दोनों अगर हम लोग जोड़ेंगे भी तो कितना आ जाएगा 47 यूनिट, और यूनिट की वैल्यू 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है 141, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12 7 3 21, 3 टाइम 3 गुना
पहला भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग 20 है तो 20 का 3 से गुना कराएंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 20 या 60, आंसर कितना आएगा 3 दूनी 60, यानी पहला भाग स्टूडेंट कितना है 60। अगर दूसरा भाग करते तो 27 या 81, कितना आ जाता 81 आ जाता। चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। 10वां, अंश और तन्वी एक काम को 24 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम चालू करा है, ठीक है। 8 दिन के बाद शुभम जो अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी अंश, तन्वी और शुभम 3 लोग हैं। तो यहाँ से इधर समझिए, मान लीजिए अंश, तन्वी, एक सेकंड, हाँ, अंश, तन्वी और शुभम। अंश किसी काम को कितने दिन में 24, तन्वी किसी काम को कितने दिन में कर सकती है 40, शुभम किसी काम को कितना 20 दिन में, 24 पंचे 120, यानी एलसीएम इनका कितना आएगा 120। ये जो एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा टोटल वर्क मान लेते हैं कि हम मान लीजिए पूरा काम 120 है, तो एक की इफिशियंसी 24 पंचे 120 और 4 3 12 और 20 छक्का 120। तो तन्वी की ये इनकी क्या निकली है स्टूडेंट्स, इफिशियंसी निकली आई है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए उन्होंने, अब अंश और तन्वी एक काम को इतने साथ कर सकते थे, है ना, पूरा कर सकते थे। उन्होंने काम को चालू किया है 8 दिन के बाद। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए, अंश और तन्वी ने काम चालू किया है और 8 दिन तक एक साथ किया है। अंश और तन्वी 5 और 3 8, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं। और काम किया कितने दिनों तक का है 8 दिनों तक किया है, यानी 8 8 64, यानी काम कितना उन लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर कितना काम डन कर दिया 64 काम डन कर दिया। तो 120 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 56 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो अब ये 56 काम बचा है ना। अब इसके बाद क्या होता, शुभम जो अकेले काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है उनके साथ शामिल हो गया, यानी अब शुभम भी इनके साथ शामिल आ गया है, यानी अब शुभम भी, यानी 5 और 3 यानी 8 की इफिशियंसी। तो पहले वो हर दिन 8 की इफिशियंसी से काम करते थे, बट आफ्टर द 8th डे, मतलब 9वें दिन क्या हो गया, ये वाला शुभम भी आ गया, यानी 5 3 8 8 से 14, यानी अब जो काम एक दिन में 14 काम होगा, है ना। तो 14 14 को 56, 14 को 56, यानी 4 दिन लगेंगे। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 8 दिन यहाँ ही उन लोगों ने लगाए थे, 4 दिन यहाँ लगे। ओवरऑल दिन कितने लगे 8 4 12, नीचे आंसर इसका क्या है 12 डेज है। स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज, ठीक है नहीं, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 12 डेज। अगर ये पूछा जाता कि इनके 8 दिन हटाने के बाद कितने दिन लगे, तो 4 दिन, ठीक है। या ये पूछ देता कि बताइए तीनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है, तो 4 दिनों तक काम किया है, ठीक है ना। तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग को जो है सोच समझ के आंसर देना है। चलिए आयो भाई, आप लोग को समझ में आया होगा पूरा पूरा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें क्या कहे, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट है ना। ये मैथ के 10 क्वेश्चन चल ही रहे हैं, आप लोग लगातार अटेंड करिए, ये है, ठीक है ना। और कहाँ ये देखिए मैथ के क्वेश्चन और इसमें आ जाएंगे, अभी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आ चुके होंगे कुछ, तो अभी हमने इसमें डाले भी नहीं है ना। और ये है सर्कल, जिसको भाई सर्कल की थ्योरम देखनी हो, सर्कल की थ्योरम यहाँ से देख ले जाके ना। ये प्रोबेबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है, ये कंपटीशन वाले एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसमें मैंने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है ना, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने 25-25 क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा देखिए मैथ में आप यूँ ना सोचिए, ये ना सोचिएगा कि ये दरोगा के हैं तो हम नहीं करेंगे। मैथ होती है भाई, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैथ में कभी ज़्यादा घबराया ना करिए, मैथ में जो भी चीज़ें होती हैं सब सेम ही होती हैं, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन सारे का अटेंड करिए, ठीक है ना। अब ये आप लोग देख लेते हैं कि मैं एनटीपीसी लिखा है तो ग्रुप डी वाले नहीं पढ़ रहे, ग्रुप डी लिखा है तो एनटीपीसी वाले नहीं पढ़ रहे, एएलपी वाले नहीं पढ़ रहे, एसएससी वाले नहीं पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है नहीं। मैथ सेम होती है और सब में लगभग क्वेश्चन वैसे ही आ रहे। अभी जो आजकल का जो जब जो टीसीएस का ट्रेंड है ना, तो वो सेम ही बनाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेंसुरेशन जिसको फार्मूले नहीं याद होते हैं, वो अच्छे से फार्मूले अगर इसको देख लेगा तो बहुत अच्छे से फार्मूले इसको लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये तो खैर 12th वालों का है ना। तो ठीक है ना, आप जाकर चेक कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। और जितने भी लोग स्टूडेंट ने प्रीवियस वाली क्लास, मतलब पहले वाली क्लास नहीं देखी, जाके देखिए जाके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी और भी कुछ है तुम्हारे लोग के लिए, नहीं कुछ नहीं है। सारे सवाल हो गए, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बात और बता देना चाह रहा हूँ आप लोग से कि एक मतलब टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है, वो आप लोग को मिल जाएगा। चैनल मतलब ये यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ठीक है नहीं, उसको खोलेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का चैनल, वहाँ से जुड़ जाइए, डिस्कस ग्रुप नाम है उसका। वहाँ पे जुड़ने से क्या होगा कि अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता तो आप उस पर डाल देंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो भाई आज के लिए इतना ही, सारे हो गए, ठीक है भाई। नमस्कार आप सभी को लोग को।